नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदार। क्या यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का महागठबंधन मजबूरी है? ताल ठोक के आज ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ज्यादा दिन नहीं बीते जब दोनों पार्टियां कह रही थी अकेले दम पर बहुमत ले आएंगे। कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को यूपी चुनाव की रणनीति बनाने के लिए भेजा। शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देवरिया से दिल्ली तक खाट सभाएं की और नारा दिया 27 साल यूपी बेहाल। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो यूपी को बेहाल करने वालों के साथ ही मिल गए? दूसरी तरफ अखिलेश यादव दावा कर रहे थे उन्होंने राज्य में जो विकास किया है उसके सहारे सत्ता में समाजवादी पार्टी की वापसी हो जाएगी। लेकिन जब चुनाव सामने आया तो दोनों पार्टियां गले लग गईं। सूत्रों के मुताबिक 403 सीट वाली विधानसभा में समाजवादी पार्टी 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 87 से 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बाकी सीटें आरएलडी और कुछ छोटी पार्टियों को मिल सकती हैं। यानी एक तरह से कहें तो यूपी चुनाव में कांग्रेस का एक गेस्ट अपीयरेंस होगा। देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पार्टी देश के सबसे बड़े राज्य में 100 से भी कम सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। तो सवाल उठता है, क्या नरेंद्र मोदी के डर से यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को हाथ मिलाना पड़ा? क्या यूपी में कांग्रेस का वजूद अब समाजवादी पार्टी के सहारे बचेगा? ताल ठोक के आज यही सवाल। आज काल हो जाएगा। आज ही सर, आज ही काल। मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए और अब समय है कि ऐसी जो विघटनकारी ताकतें उनको मुंह तोड़ जवाब दें और जनता में किसी भ्रम की स्थिति ना हो, इसलिए एकजुट होकर उनको सामना करें, लड़ें। देखिए, डूबते को तिनके का सहारा, कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व उत्तर प्रदेश में बचा नहीं है। कांग्रेस जीरो है और वो जिसके साथ जुड़ेगी वो पार्टी भी जीरो हो जाएगी। समाजवादी पार्टी एक ड्रामा रच रही है। पूरी तरह 5 साल अखिलेश यादव की नाकामी पर पर्दा डालने के लिए दोनों पिता पुत्र ने मिलकर उत्तर प्रदेश का, देश का ध्यान बांटा। वो दोनों पहले से एक थे। भारतीय जनता पार्टी को वो रोक नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएगी। चुनाव देश का चुनाव है, उत्तर प्रदेश का नहीं है। सांप्रदायिक ताकतों को उखाड़ फेंकना है तो थोड़ा सा भी वोट का बंटवारा नहीं हो, सब सहेज के एक साथ गठबंधन बना के अब भाजपा के और तानाशाही रवैया अपनाने वाले प्रधानमंत्री को एकदम दांत खट्टा कर देना। अखिलेश यादव अब टूटी हुई बैसाखियों के सहारे फिर से सत्ता में आना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में भी देश में लोग जानते हैं। ये दंगाई पार्टियां एक होकर लोगों को वोट के लिए बहकाना चाहती हैं। देश की जनता सावधान है, उत्तर प्रदेश की जनता सचेत है। बहन मायावती जी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में 5वीं बार मुख्यमंत्री निसंदेह बनेंगी। जो भी कांग्रेस ने फैसला किया है वो कांग्रेस का निजी मामला है और समाजवादी पार्टी, मैंने पहले ही कहा था, साइकिल पंचर नहीं होगी। जनता इस बार खंड खंड करके भेजेगी, जिससे फिर कभी दोबारा साइकिल के अत्याचारों का सामना उत्तर प्रदेश को करना। मुख्यमंत्री बहुत पहले, शायद 6 महीना पहले ये बात कह चुके थे कि अगर कोई भी अन्य पार्टियां हमारे साथ जो हमारी तरह सोचती हैं और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमारे साथ सहयोग करना चाहती हैं तो उनके साथ चलने में उनको कोई हर्ज नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी है एक संगठित गठबंधन को लेकर चलना, जो उन्होंने उठाने के लिए अपनी मंशा जताई थी। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या यूपी में मजबूरी की वजह से हो रहा है महागठबंधन? दूसरा सवाल, क्या अब समाजवाद के सहारे कांग्रेस का वजूद है? तीसरा सवाल, क्या यूपी में कांग्रेस की पीके पॉलिटिक्स फेल हो गई? चौथा सवाल, क्या यूपी चुनाव में कांग्रेस का गेस्ट अपीयरेंस होगा? और ताल ठोक के आज का 5वां सवाल, क्या नरेंद्र मोदी के डर से महागठबंधन हो रहा है?
तो आपको बता दें कि ताल ठोक के आज बात करने के लिए हमारे साथ गौरव भाटिया हैं। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, कानून की पढ़ाई उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से की है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। आलोक शर्मा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के साथ करीब 2 दशक से लंबे समय से जुड़े हुए हैं। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वैसे सर्जन हैं और पार्टी की सेंट्रल कमेटी का हिस्सा भी हैं, उसके सदस्य भी। रामदत्त त्रिपाठी साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति पिछले करीब 2 से ढाई दशक से वो कवर कर रहे हैं। 21 साल तक बीबीसी के लखनऊ ब्यूरो चीफ रहे हैं। और मेरे सहयोगी विशाल पांडे लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं। पिछले कई दिन से पारिवारिक कलह पर रिपोर्ट कर रहे थे। आज कलह सुलझ जाने के बाद गठबंधन के जो दरवाजे खुल रहे हैं उस पर हमारे दर्शकों के लिए रिपोर्ट कर रहे हैं। स्वागत है आप सबका ताल ठोके में। गौरव भाटिया साहब, सबसे पहले आप बात कहीं और कर रहे हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हो तो बधाई दे दें आपको। सर रोहित जी, सवारी मिल गई आपको साइकिल पे बैठने के लिए? नहीं, बधाई किस बात की है ये भी बता दीजिए। सर कहा तो साइकिल पे बैठने के लिए सवारी मिल रही है, इसकी बधाई दे दें या इंतजार करें अभी औपचारिक ऐलान हो जाने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाने का? नहीं रोहित जी, पहली बात तो औपचारिक ऐलान जब होगा उसके बाद ही आप बधाई दीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि जब साइकिल की रफ्तार बहुत तेज है और विकास की तरफ अग्रसर है, साइकिल जीत की तरफ अग्रसर है, तो बैठने वाले भी बहुत होंगे। तो मेरे को खुशी है कि आप पत्रकार होने के नाते मुझे बधाई देना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूँगा, एक दिन इंतज़ार करिए, सही समय पे ज़रूर आपसे बधाई लूँगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक बात आज स्पष्ट हो गई है कि श्री अखिलेश यादव जी जैसी स्वच्छ छवि और एक प्रगतिशील जो छवि है और जो उनका कद है आज, वैसा नेता किसी भी पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में नहीं है। और इसीलिए जब हमारी अभी केवल बात भी चल रही है गठबंधन की, तो कई पार्टियां हैं जो बड़ी चिंतित और विचलित हैं। और चिंतित उन्हें होना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने विकास के वादे किए और बाद में उसे चुनावी जुमला बोल दिया। और यहाँ समाजवादी पार्टी जो है केवल वादे नहीं करती है, उन्होंने विकास करके दिखाया। आज ही की खबर है कि संगीत सोम के खिलाफ एफआईआर हुई है और वो जो ऐसा मटेरियल था जिससे कि फिर से विवाद हो या फिर से दंगे हों, वो लेके कहीं उनकी कार में जा रहे थे, जो मेरी जानकारी है। साक्षी महाराज ने कुछ दिनों पहले ही 4 बीवी 40 बच्चे जैसा फिर से सांप्रदायिक बयान दिया। तो ये बात स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है और भाजपा जो है वो सांप्रदायिकता फैलाने में और समाज को बांटने में बिल्कुल जो है चुनाव। सर समय हो गया 1.5 मिनट। संबित पात्रा उनकी बात का जवाब दे दीजिए, फिर मैं आलोक शर्मा जी के पास जाता हूं। बोलिए संबित पात्रा, आप लोग डर क्यों रहे हैं? उनका गठबंधन हो रहा है तो आप लोगों को क्यों चिंता हो रही है? आप भी कर लीजिए गठबंधन किसी से, कई लोग हैं अभी खाली मैदान में बचे हुए। नहीं, हमारा गठबंधन है, हमारा गठबंधन डेवलपमेंट के साथ है, हम उसी का साथ निभाएंगे। जहां तक डरने का बात है, कौन डरा हुआ है आप खुद बताइए। कांग्रेस पार्टी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी कह रहे थे 27 साल यूपी बेहाल, हमारी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित होंगी, खाट पर हम खाट यात्रा करेंगे। आज अपने कैरियर को बचाने के लिए साइकिल के कैरियर पे बैठ गए हैं, तो कौन डरा हुआ है? और ये समाजवादी पार्टी चंद दिनों पहले कह रही थी हमने बहुत डेवलपमेंट किया, बहुत डेवलपमेंट किया है, अकेले अखिलेश जी 403 सीट पे से 300 सीट निकाल लेंगे। तो आज ये बैसाखी की आवश्यकता क्यों पड़ी है? राहुल जी को कैरियर में क्यों बैठाया है? तो डरे तो ये हुए हैं, हम काहे को डरेंगे? देखिए, जहां तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का सवाल है, ये तो पुराना गठबंधन है, पहले पर्दे के पीछे का गठबंधन था। सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ ये चुनावी मैदान पे किसी प्रकार का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी नहीं उतारती थी। 2014 तक 10 वर्षों तक जो सरकार चली केंद्र में, उसमें भी इनका सपोर्ट था। तो ये दोस्ती तो बहुत पुरानी दोस्ती है, अपराध और भ्रष्टाचार के बीच का ये दोस्ती कोई आज नया दोस्ती थोड़ी ही है। और तीसरी बात है, मैं तो राहुल जी से ये पूछना चाहता हूं, राहुल जी आप कब सच बोल रहे थे? 10 दिन पहले जब आप कह रहे थे 27 साल यूपी बेहाल, उत्तर प्रदेश बेहाल, तब सच कह रहे थे, या अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम इसी साइकिल के साथ अपनी नवैया पार करेंगे? देखिए, 2014 की चुनाव में मात्र 6% वोट कांग्रेस को मिला था। 2012 की विधानसभा चुनाव में 254 सीट्स पे कांग्रेस का जमानत जब्त हुआ था। कांग्रेस जानती थी इस बार अगर अकेले चुनाव लड़ेगी 300 अधिक सीट। ठीक सर, ठीक आवाज चली गई सर, 1.5 मिनट हो गया। आलोक शर्मा जी, 27 साल यूपी बेहाल,
अब मिटा के 22 साल यूपी बिहार करेंगे क्या उसको, और शीला जी की फोटो हटवा देंगे? नहीं, मैं समझता हूँ, देखिए 27 साल की अगर हमने बात की थी तो आज भी हम 27 साल के ऊपर पूरी तरह से अड़िग हैं। क्या उत्तर प्रदेश में उतना विकास हो गया जितना होना चाहिए था? अगर अखिलेश जी की सरकार के समय में भी कोई कमियां रही हैं तो उसको भी हम बिल्कुल पूर्णतः स्वीकार करते हैं। एक राज्य जिसकी आबादी लगभग 20-22 करोड़ हो, उसको एकदम विकास के रास्ते पर ले जाना उचित नहीं था। लेकिन आज जिस तरह के प्रश्न आपने ताल ठोक के में लिए, बहुत अच्छे प्रश्न हैं और सारे प्रश्नों का फोकस ही कांग्रेस पार्टी है, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी गेस्ट अपीयरेंस में नहीं है। कांग्रेस पार्टी ही मेन सीमेंटिंग फोर्स है जो इन सांप्रदायिक ताकतों को हराकर इनके जितने भी लोग हैं वहां पर उनको अपने अपने घर भेजेगी। आप बताइए, गाय, गऊ, गीता, गंगा पर वोट मांगने वाले लोग आज किस बात पर वोट मांगेंगे? आपने कहा साहब मजबूरी तो नहीं है, पहला आपने सवाल लिया। मैं समझता हूं बिल्कुल मजबूरी है। आज आपने आखिरी सवाल लिया क्या बाकी लोग सब मोदी जी से डर गए हैं? मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूं कि आज देश की मजबूरी है कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे पूरा देश डरा बैठा है, उसको उसकी अपनी आईने में उसकी तस्वीर दिखानी जरूरी है कि आपने जिस तरह से सामाजिक ताने बाने को, आर्थिक ताने बाने को और देश के विकास को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया है, उसके बाद भी अगर आप नहीं रुक रहे हैं तो आपको रोकना जरूरी है। आप जिस तरह से अपने तुगलकी फरमान के द्वारा देश को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहे हैं, तो ये मजबूरी है आज देश की और देश डरा हुआ है। और याद रखिए कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन की तरफ जो आगे बढ़ रही है, डेढ़ मिनट हो गया सर, 1.5 मिनट हो गया सर। त्रिपाठी जी, अगर काम बोलता तो 80-90 सीट कांग्रेस को देने को तैयार हो जाती क्या समाजवादी पार्टी? पहली चीज। और दूसरा, राहुल गांधी पीएम मटेरियल बताती है सर कांग्रेस पार्टी कि वो 2019 के पीएम के दावेदार हैं। अभी उनको अपना करियर बनाने के लिए अखिलेश की साइकिल के करियर का सहारा चाहिए सर। मुझे लगता है दोनों की प्राथमिकताएं अलग होते हुए भी एक इसलिए हैं क्योंकि अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता में वापस आना है तो अब ये जो पार्टी का झगड़ा नहीं हुआ था तो भी जो उनका आंतरिक आकलन था 100-125 से ज़्यादा सीटें उनको नहीं मिल रही थी, तो जाहिर है कि उनको पार्टनर चाहिए थे। और इस समय खास करके अखिलेश यादव को तो कांग्रेस पार्टी के साथ साथ पहले अपने पिता से और चाचा से भी करना है गठबंधन। 39 सीटें उन्होंने भी लिस्ट संभाली है। तो अखिलेश यादव को मालूम है कि अगर हमें आना है तो गठबंधन करना है, खास करके माइनॉरिटीज वोट से और जो अपर कास्ट वोट है उससे वो कंफर्टेबल नहीं थे। उनको लगता है कि अपर कास्ट पूरा बीजेपी की तरफ जा रहा है, माइनॉरिटीज में बीएसपी सेंध लगा रही है। दूसरे, जहां तक कांग्रेस में ये उन्होंने खाट सभाएं करके कुछ अपनी ताकत दिखाई और कुछ बार्गेनिंग के लिए उन्होंने दिखाया कि हमारे पास भी है। और शीला दीक्षित तो मुझे लगता है शुरू से ही डमी कैंडिडेट थी, इसीलिए उन्होंने मौका पाते ही वो अपना वॉलंटरली रिटायर हो गई हैं। और निश्चित ही लगता यह है कि इस गठबंधन से दोनों को फायदा होगा। और देखिए, ऐसा नहीं है कि अकेले कांग्रेस से सपा कर रही है, बीजेपी ने भी गठबंधन किए थे, बिहार में भी किए थे और यूपी में जब लहर चल रही थी तभी कृष्णा पटेल के साथ किया। अभी भी उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य और रीता जोशी को लिया है और भी सपा के लोगों को ले रहे हैं। तो वो इंडिविजुअल को ले रहे हैं या दलों से ले रहे हैं, सबको ये सत्ता किसी न किसी तरह एक बना रहे हैं, विनिंग कॉम्बिनेशन सब बना रहे हैं। संबित पात्रा, कांग्रेस मुक्त भारत का नारा आप देते हैं, कांग्रेस युक्त बीजेपी के सहारे। आधी से ज्यादा कांग्रेस को तो आप बीजेपी में ले लेना चाहते हैं। हर आदमी की विनेबिलिटी 100% है क्या? ना, देखिए, जहाज डूब रहा है कांग्रेस का। देखिए, जहाज कांग्रेस का डूब रहा है, अगर लोग तैर के हमारे किनारे पे लग जाते हैं तो चूहे भागते हैं सबसे पहले। आप ही कहते हैं इसको बैठ के सर, इसमें कुछ नहीं, आए दिन कहते हैं ये बात आप, आज आप उनको लोग बता रहे हैं सर। नहीं, जो चूहे देखिए, जो चूहे डूब गए वो अलग बात है, जो तैर के किनारे पे लगते हैं हम ह्यूमैनिटी के दृष्टिकोण से, वरना ये कहेंगे इंटॉलरेंस हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से जो तैर के किनारे आते हैं हम उनको ह्यूमनली ट्रीट करते हैं। मगर बड़ी बात है, अभी मैं सुन रहा था जो पत्रकार बंधु ने कहा, बहुत सही कहा, आज अगर कोई बहुत ज़्यादा खुश होगा तो वो आदरणीय शीला दीक्षित होंगी। वो कह रही होंगी जान बचे लाखों पाए, बेकार को मेरे को लेके धूप में यहाँ वहाँ बस में घुमा रहे थे, वो आज इतनी खुश हैं कि मैं उनको देख रहा था टीवी पे सुबह से, उनके जुबान से इतनी मुस्कुराहट छुपाई नहीं छुप रही थी, वो मुस्कुरा के बोल रही थी नहीं मैं घर बैठ जाऊंगी, मेरा काम खत्म हो गया। बताइए, कांग्रेस जो किसी जमाने में 132 साल पुरानी पार्टी कहती है, 132 साल पुरानी पार्टी है, किसी जमाने में मेन प्लेयर होया करती थी, बाकी पार्टी उसके इर्द गिर्द घूमते थे कि चलो हमें। समय खत्म हो गया। मैं सवाल पूछना चाह रहा था लेकिन वापस आके पूछूंगा आपसे, आगे फिर से पूछ लूंगा वो सवाल।
आलोक शर्मा, आप काफी मुस्कुरा रहे थे इस बात पे। आपने कहा कि कांग्रेस सेंट्रिक है, इसीलिए आप लोग कांग्रेस के सवालों पे चर्चा कर रहे हैं। सर, सवालों पे चर्चा तो इसलिए भी है कि कांग्रेस 150 साल पुरानी पार्टी है सर, इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। आपसे मैं अगला सवाल पूछूं उसके पहले इसी कार्यक्रम का एक छोटा सा हिस्सा कुछ दिन पहले का आपको दिखाता हूं, फिर उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुनिए आपके सहयोगी राजीव त्यागी इसी कार्यक्रम में बैठ के इसी गठबंधन के लिए, जिसके तहत आज आप अखिलेश की सरकार को डिफेंड कर रहे हैं, ये कहते हुए कि अरे इतना बड़ा राज्य है, इतनी बड़ी आबादी है, हाय कैसे पूरा विकास कर देते। देखिएगा उन्होंने क्या कहा था, सुन लीजिए। अखिलेश यादव से नहीं पूछेंगे या कि अभी बातचीत चल रही है साहब, आप कितनी सीटों पे चुनाव लड़े, हम कितनी सीटों पे, हमारा गठबंधन किन शर्तों पे होगा, इसलिए आज अपन चुपचाप रहेंगे, अखिलेश जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ये प्लानिंग है तो बताइए फिर ऐसा कि साहब हमारी डील चल रही है, डील हो जाएगी उसके बाद बोलेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। समाजवादी पार्टी से नहीं है, अभी तो मैं बोल रहा हूं ना सर, डील चल रही है, जब डील हो जाएगी उसके बाद तय करेंगे कितना खिलाफ बोलना है, कितना पक्ष में किसके। कोई डील नहीं हो रही है, कोई डील नहीं हो रही है, कोई डील नहीं हो रही है। रोहित जी, विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन की बात नहीं है, ना होगा। त्यागी जी अधिकृत तौर पे कह रहे हैं कि कोई गठबंधन नहीं हो रहा समाजवादी से आपका, और हो गया तो आप प्रवक्ता नहीं रहेंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे। अधिकृत तौर पे छोड़ देंगे पार्टी, अगर हो गया समाजवादी पार्टी से गठबंधन, बिल्कुल छोड़ दूंगा, अधिकृत तौर पे कह रहा हूं। आलोक जी, सवाल पूछूं या ऐसे ही बोलना चाहते हैं? देखिए मैं समझता हूं, नहीं आप सवाल भी पूछना चाहें तो आप स्वतंत्र नहीं, आप बोलिए सर, आप समझ ही गए तो बोलिए। सवाल क्या है मैं उसका उत्तर ही दे देता हूं। आप जो समझ गए बोलिए सर। जिस दिन बिल्कुल जिस दिन रोहित जी, जिस दिन का ये शो है, उस दिन तक मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई गठबंधन की बातचीत थी। अभी 3 दिन पहले तो सिंबल का तय हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने तय किया है कि कौन सिंबल पर कौन लड़ेगा। मैं समझता हूं गठबंधन किससे होता यही तय नहीं था, तो स्वाभाविक है कि उस समय पर गठबंधन होगा कि नहीं होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं था। लेकिन आज जो प्रॉब्लम है, अभी तो गठबंधन औपचारिक तौर पर अनाउंस भी नहीं हुआ। आज देखिए बीजेपी किस तरह से, बीजेपी का बैंड बजा हुआ है, बीजेपी के पंजे उखड़ गए हैं। बिहार की जो सिचुएशन थी वो रिपीट होती हुई इनको नजर आ रही है। कई प्रवक्ता तो कल रात को सुना है सोए नहीं है पूरी रात कि कैसे इस गठबंधन के इस प्रभाव को, इस प्रचार को, इस प्रवाह को कैसे रोका जाएगा। जो स्टैंप पेपर लेकर बैठते थे प्रवक्ता महोदय, अभी जो बीजेपी के बैठे हुए हैं बिहार के समय में, आज वो खाली कागज और कलम लेके बैठे, स्टैंप पेपर घर छोड़ आए हैं कि हम जीतेंगे। हमारा मुख्य सवाल यह है कि यूपी ने आपको 73 सांसद दिए, आपने यूपी को क्या दिया? ठीक सर, ठीक, वापस आऊंगा तब घड़ी हट जाएगी सर, तब खुल के बोलिएगा। गौरव भाटिया, राजीव त्यागी जिस शो में थे आप भी थे, आप उस दिन नहीं बोले क्योंकि आपको पता था गठबंधन पे बातचीत चल रही है, इसलिए आपने कोई ऐसा दावा नहीं किया कि मैं प्रवक्ता का पद छोड़ दूंगा, गठबंधन हो गया तो मैं आऊंगा नहीं टीवी पर, गठबंधन हो गया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, गठबंधन हो गया तो, क्योंकि आप जानते थे कि बातचीत चल रही है। आलोक जी भले उसको आज भी छुपाने की कोशिश कर रहे हो, पर मेरा सवाल है सर, अगर काम बोलता है तो फिर अखिलेश का काम बोल लेगा ना सर, उसमें राहुल गांधी की फोटो लगाने की क्या जरूरत है आपको? या आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि राहुल जी का करियर हम बनाएंगे, पीके से नहीं बनेगा? बहुत अच्छा, नहीं आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं उसका उत्तर भी देता हूं कुछ ना छुपाते हुए। उत्तर प्रदेश में 4 पार्टियां मेजर लड़ती थी, और अगर आप कई पिछले विधानसभा के और लोकसभा के इलेक्शन देखे हैं तो 1 और 2% से भी जो है 50 से 100 सीटों का फैसला होता है विधानसभा में। अब समाजवादी पार्टी अगर किसी दल को पाती है कि विचारधारा का मेल है, और जब मैं कहता हूं विचारधारा का मेल तो मैं खासकर पंथ निरपेक्षता और समाजवाद की बात कर रहा हूं, और जो एक सांप्रदायिक राजनीति का जन्म भाजपा ने किया है देश में, उत्तर प्रदेश में, उसका खात्मा हम ज्यादा ताकत से कर सकते हैं। तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि ऐसे दलों में आपस में बातचीत हो, और मैं समझता हूं कि जहां हम 225 सीटें पाते, अगर कोई गठबंधन विचारधारा से मेल खाता हुआ बने और हम 300 और 350 सीटें पहुंचे और जो फिरका परस्त ताकतें हैं वो खत्म हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आज ही इतनी दुखद एक खबर आई कि संगीत सोम की जो ऑथराइज गाड़ी थी उसमें मुजफ्फरनगर दंगों की सीडी बांटी जा रही थी। साक्षी महाराज ने क्या कहा मैं कह चुका हूं। क्या ये दुखद नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी विकास पे चुनाव लड़ते हैं और कहते हैं हम विकास देंगे, लेकिन आज ठीक सर, समय चला गया, वापस आता हूं आपके पास। विशाल पांडे, सारी बातों पे मैं आपसे एक कमेंट चाहता हूं। आप क्योंकि बहुत दिन से लखनऊ में हैं, आपको लगता है घर का झगड़ा हो गया, सड़क पे आ गया, अखिलेश यादव को अपना एक छत्र राज स्थापित करने के लिए ये सब पूरा कार्यक्रम आयोजित करना पड़ा, इसलिए अब राहुल गांधी का सहारा भी लेना पड़ रहा है? वरना 2 महीने पहले की पोजीशन में होते तो अकेले लड़ते, परिवार के साथ होते तो?
देखिए रोहित जी, इस गठबंधन की बातचीत पिछले कई महीनों से चल रही है। भले कांग्रेस के प्रवक्ता अपना पद छोड़ने के लिए कह रहे हो, उन्हें जानकारी होगी, लेकिन वो कह नहीं रहे थे। लेकिन यहाँ पर ये सियासी गठबंधन पिछले कई दिनों से चल रहा है और शीला दीक्षित तो पिछले कई महीनों से यूपी के दौरे पर भी नहीं आ रही थी, राहुल गांधी के कार्यक्रमों में भी नहीं आ रही थी। यहाँ पर अखिलेश और कांग्रेस दोनों की मजबूरी है, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से, अगर आप कहेंगे तो उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खोती हुई जा रही थी, तो उसको अगर अखिलेश यादव का सहारा मिल गया, जिस तरीके से उम्मीद है कि आज शाम तक या कल तक गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, तो कांग्रेस को जीवनी मिल सकती है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है कि इतना बड़ा विद्रोह करके अपनी पार्टी में और उसके बाद वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती अपनी साख बचाने की है, दोबारा सरकार लाने की है। और अखिलेश यादव को यह पता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक बिखर गया तो उनके इस सपने पर ब्रेक लग सकता है, और इसीलिए वो कांग्रेस को साथ लेकर, ताकि मुस्लिम वोट बैंक बिखरे ना, वो चुनावी मैदान में जा रहे हैं। लेकिन इस महागठबंधन से पहले ही कांग्रेस की तरफ से रोहित जी बात थोड़ी थोड़ी बिगड़ती हुई दिखाई पड़ी, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल को भी इस महागठबंधन में शामिल होना था। पर जिस 20-22 सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल को मिलनी थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, उनमें से लगभग 18 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की लिस्ट अखिलेश यादव को दे चुकी है, जिसके बाद से राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बरकरार है। तो कह ये सकते हैं कि फिलहाल दोनों की मजबूरी है और इसीलिए एक साथ गठबंधन करके सामने आ रहे हैं। ठीक, त्रिपाठी जी, आपको लगता है मायावती को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं इस पूरे चुनाव में? कौन अंडर एस्टिमेट कर रहा है? बीजेपी भी, कांग्रेस भी, समाजवादी पार्टी भी। नहीं, मुझे लगता है अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए आप देखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक होने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि उनको ये खतरा है, क्योंकि मायावती ने 2 काम किए हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि दलित उनका एकजुट है। उसके अलावा उन्होंने कैंडिडेट्स में उन्होंने सामाजिक एक इस तरह हर सीट का अलग अलग संतुलन रखा है। बड़ी तादाद में उन्होंने ओबीसी, अपर कास्ट सब दिए हैं, ताकि वो अपनी बोनस वोट के साथ अपना माइनॉरिटीज को रिझाने के लिए कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए दोनों, कांग्रेस और सपा भी कर रही है और बीजेपी भी इसीलिए दूसरे दलों को, लोगों को ला रही है। इसमें मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कोई गलतफहमी है। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस का जो एम है वो विधानसभा में सिर्फ इतना ही है कि अखिलेश यादव अगर दोबारा लौटें तो उनकी वैसाखी पर रहें, आगे वो बार्गेन कर सके। और दूसरी बात, कांग्रेस का जो मुख्य लक्ष्य है कि जो माइनॉरिटीज वोट है, जो 89 के बाद से वापस कम आ रहा था या नहीं आ रहा था, उनको वापस लाना। और जो मुलायम सिंह यादव का एक तरह से बड़ा अधिकार था माइनॉरिटीज वोट पे, उनको हटाना रास्ते से। और मुझे लगता है जो समाजवादी पार्टी में ये जो झगड़ा हुआ है, उसके पीछे भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं शायद थी। उन्होंने अखिलेश यादव को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि आप अपने पिताजी की छाया से मुक्त होकर आइए। और जो मुलायम सिंह यादव एक बड़े रोड़ा उनके लिए बने हुए थे, उसको भी उन्होंने हटाने में कामयाबी पाई है। क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से कहा जाता रहा कि बीजेपी हवा दे रही है समाजवादी परिवार के झगड़े को। आज आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अखिलेश यादव को भरोसा दिया था कि पिता के साए से निकलिए, हम आपके साथ हैं। क्या मजबूरी का नाम महागठबंधन है? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा हैं, बीजेपी के संबित पात्रा हैं, समाजवादी पार्टी के गौरव भाटिया हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी हैं, मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर से इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। औपचारिक ऐलान अभी होना बाकी है और यह तय होकर बताना भी बाकी है कि कांग्रेस कितनी सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। माना जा रहा है कि 80 से 90 सीटों तक कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ सकती है। 22 से 27 सीटें मांगी आरएलडी ने और 300 से ज्यादा सीटों पर समाजवादी पार्टी खुद मैदान में अपने उम्मीदवार उतारने के मूड में है। बहुत दिन नहीं बीते आलोक जी, इसी चैनल पे, इसी प्रोग्राम में आपने भी एक ना एक बार जरूर कहा होगा, बाकी प्रवक्ताओं ने तो कहा ही कि हम 403 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। शीला जी हमारी कैंडिडेट है सीएम की और आप देखिएगा राहुल जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। इतनी जल्दी सर, अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और आप लोगों को ग्राउंड रियलिटी का एहसास हो गया कि नहीं, ना शीला दीक्षित चलेंगी ना राहुल गांधी। रोहित जी मैं हमेशा जो स्टेटमेंट देता हूं बहुत सोच समझ के देता हूं। मेरी कभी स्टेटमेंट आपको ये नहीं मिलेगी मैंने कहा हो कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। मैंने हमेशा कहा हमारा नंबर ऑफ वोट भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ परसेंटेज भी बढ़ेगा और सीट्स भी बढ़ेंगी। जहां तक बात आज मुद्दे की है, देखिए जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश में अभी गठबंधन अनाउंस भी नहीं हुआ है और बीजेपी और तमाम टीवी चैनल्स किस तरह से दिखा रहे हैं कि साहब मजबूरी हो गई है, तो क्या पंजाब में मजबूरी है बीजेपी की?
क्या 18 जो पार्टियों के साथ सरकार केंद्र में चल रही है वो मजबूरी है ही? क्या उत्तर प्रदेश में कई पार्टियों के साथ आपको नहीं पता क्या है मजबूरी उनकी? नहीं, मैं समझ, चलिए मैं मानता हूं सरकार चलाने के लिए होगा। 10 साल राज करके सर उनका ना मुख्यमंत्री ना उप मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बाद भी वो कहें कि हम सरकार चला रहे हैं, तो आप उसको मजबूरी नहीं कहेंगे तो सर क्या कहेंगे? सर रोहित जी देखिए, आज मजबूरी किनकी है? जो लोग जो डूबते जहाज को कांग्रेस बता रहे हैं और उससे निकलने वाले चूहों के सहारे अपनी बैतरनी पार करना चाहते हैं, बीजेपी मजबूरी में है, कांग्रेस पार्टी नहीं है। आज मजबूरी में देश आ गया है कि जिस तरह से आरएसएस के एक प्रचारक ने पूरे देश को झूठे सपने दिखाकर गुमराह किया, पूरा देश आज मजबूर कर दिया है। आरबीआई के चारों तरफ आज इतिहास में पहली बार हुआ है कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन और घेराव किया है। संवैधानिक संस्थाओं को कूड़े के कचरे में डालने का काम जो बीजेपी कर रही है, यह मजबूरी है। गांधी जी का फोटो हटाकर एक आरएसएस का प्रचारक अपनी फोटो लगा रहा है। आज देश की मजबूरी यह है। आज पूरा देश डरा हुआ है। और रोहित जी बुरा मत मानिएगा, मीडिया के बहुत साथी भी डरे हुए हैं। सुबह से मोदी नामा पढ़ते हैं, शाम तक पढ़ते रहते हैं। इस पूरे डर से पूरे देश को बाहर निकालने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है। उत्तर प्रदेश का जो 3 करोड़ नौजवान बेरोजगार हो गया पिछले 70 दिन के अंदर, उसको रोजगार वापस मिले और एक प्रचारक को अपनी गद्दी की हैसियत बताई जाए, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं गठजोड़ किया है। आलोक जी, राहुल जी हमसे कहते हैं, सबसे कहते हैं डरो मत, और खुद अखिलेश यादव के पीछे जाके छुप जाते हैं, पहली चीज। और दूसरा जो त्रिपाठी जी ने कहा उस पर तो आपने जवाब ही नहीं दिया, लड़ाई करा दी सर आपने। पत्रकार होने के नाते ये इस तरह का बयान जो आपका है, ये आपकी मानसिकता बताता है। सवाल है मेरा, कौन किसके पीछे जाकर सवाल है सर, मेरा सवाल है। कह रहे हैं कि अखिलेश जी कह दीजिए कि नहीं छुपे, ऐसा क्यों है? आप कह दीजिए ना सर कि नहीं छुपे। आपके सवाल में ही आप कह दीजिए ना सर कि नहीं छुपे, भावना है वही प्रश्न कह दीजिए ना कि नहीं छुपे। आलोक जी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल निसंदेह। बोलिए ना, फिर बोलने में क्यों घबरा रहे हैं? राजनीति में रोहित जी समय बलवान होता है। ठीक है, आपका समय खराब चल रहा है ये कह रहे हैं आप, इसलिए आपने गठबंधन किया, ये कह रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप ही ने कहा समय बलवान होता है, समय अखिलेश का बलवान चल रहा, तो हम उनके साथ खड़े हो गए जाके। डर की, हाँ समय बलवान होता है, एक मुहावरा है, आप इसको किस रूप में लेंगे ये आपके ऊपर निर्भर जहां आप बता रहे हैं मैं उसके रूप में लूंगा ना सर। गठबंधन अनाउंस होने से पहले बीजेपी हार गई है। संबित पात्रा, बिहार में भी आपने बड़े बड़े दावे किए थे जीत के, बिहार में भी आप लोगों ने कहा गठबंधन नहीं ये ठग बंधन है, और जनता ने आप ही को ठग लिया सर। आज भी आपके पास सीएम का एक कैंडिडेट नहीं है उत्तर प्रदेश में, आप कहते हैं हमारे पास पूरी लिस्ट है। उसके बाद पेश किसको करेंगे सर, रीता बहुगुणा जोशी को या एनडी तिवारी को? किसको बनाएंगे सर सीएम उत्तर प्रदेश का? अब सुन लीजिए, मैं बताता हूं। अभी नंबर 1 देखिए, मजबूरी की कहानी यूं है कि ये साइकिल पंचर हो गया है, ये संबित पात्रा ने या हमारे पार्टी किसी ने नहीं कहा था। ये साइकिल पंचर हो गया है, ये खाट सभा के दौरान आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा था। दूसरी बात, ये अखिलेश अच्छा लड़का तो है मगर अच्छा मुख्यमंत्री नहीं है, ये तो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कहा था, इनके राहुल गांधी ने ही कहा था। पहले तो कहा अच्छा लड़का है, बाद में जब इनके प्रवक्ताओं से पूछा गया और खास करके आरपीएन सिंह जी से पूछा गया तो उन्होंने उसकी क्लैरिफिकेशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा अच्छा लड़का है मगर अच्छा मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं, गवर्नेंस नहीं हुआ। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, थोड़ा शांति से आप नहीं सुन लीजिए। घबराता कौन है? जो बीच डिबेट में चिल्लाता है वो घबराता है। मैं बिल्कुल आपके समय चिल्ला नहीं रहा था, तो आप घबराहट में मत आइए, मुझे बोलिए। मैं चिल्ला नहीं रहा, दूसरी बात देखिए, ये जो प्रचारक और व्यभिचारी आपके जो बिहार के चुनाव में आप मन में हंसिए, 150 स्टैंप पेपर मन में हंसिए, डिबेट करनी है, मन में हंसिए। बिहार के बारे में भी जवाब दूंगा, यूपी में रोहित जी मैं जवाब दे सकता हूं। आलोक जी जवाब सुन लीजिए, बोलिए जरा, मन में हंस लेंगे। आलोक जी जवाब सुन लीजिए, मन में हंसने के लिए बोलिए, थोड़ा उनका मलाल ना रहे कम से कम कि आप लोगों ने टोका टाकी की। बोलिए संबित पात्रा, पूरा कीजिए, फिर गौरव भाटिया के पास भी जाइए। नहीं, ये रोहित जी मुझे भिक्षा में समय नहीं चाहिए कि थोड़ा आपके अधिकार का समय मिल रहा है पात्रा जी, उसका इस्तेमाल कीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपके अधिकार का समय मिल रहा है, उसका इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल। नंबर 1 बिहार के, धन्यवाद आपने अधिकार कहा। देखिए, बिहार के विषय में आप लोगों ने सवाल पूछा, और ये जो बार बार कहा जा रहा है ना महागठबंधन हो गया उत्तर प्रदेश में, कुछ विषयों को सेफोलॉजिकली ठीक कर लीजिए। सेफोलॉजी में महागठबंधन का डेफिनेशन होता है जो पॉलिटिकल पार्टीज 15 वर्षों तक एक दूसरे की दूर विरोधी रही और आपस में 15 वर्षों तक चुनाव सेफोलॉजी में गठबंधन और महागठबंधन सपा और बसपा अगर एक हो जाती है तो सीएम कैंडिडेट कौन है? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं अपने अधिकार का समय का प्रयोग कर रहा हूँ। सर दूसरे को आप लोग सुनना नहीं चाहते। रोहित जी ये किस प्रकार से हो रहा है बताइए। देखिए किसी ने मैं इनके बीच में बोल रहा था आपसे,
आपने उनसे उन्होंने आपसे टोका टाकी नहीं की थी आलोक जी। आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, आगे भी मिलेगा, फिर बोल लीजिएगा प्लीज। गौरव भाटिया का समय भी जा रहा है सर, वो पता नहीं कितने केस। देखिए आलोक जी, आपने 3 बार प्रचारक शब्द का इस्तेमाल किया ना। मैं एक ही शब्द में राहुल गांधी को मैं डिफाइन करता हूं, व्यभिचारी। याद रखिए, 100 बार आप मोदी जी को प्रचारक बोलिए, एक व्यभिचारी से कहीं अच्छा एक प्रचारक है। व्यभिचारी को समझाइए जाकर, कुर्ता फाड़ देने से महान नहीं बन जाता। नेहरू जी से लेकर गांधी फैमिली, गांधी फैमिली भैया, चाइनीज गांधी फैमिली है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चाइनीज गांधी फैमिली है। एक दिन का इनका गारंटी नहीं है गांधी फैमिली। डॉक्टर पात्रा, काहे का गांधी फैमिली है भैया? ये राज्य रजवाड़ों का अपने घर में डॉक्टर पात्रा प्लीज, आपका स्तर है। प्लीज सर, आप लोग डेवलपमेंट पे चुनाव लड़ना चाहते हैं सर, आप लोग विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं सर, प्लीज। को तो वो बुरा सर, संबित पात्रा प्रचारक ही कहा, उन्होंने गाली थोड़ी दी आपको। प्रचारक सुन, रोहित जी क्या मैं अपनी बात कर सकता हूं? एक मिनट, गौरव भाटिया को सुन लीजिए। आलोक जी प्लीज, आलोक जी प्लीज, डॉक्टर साहब प्लीज, ओके प्लीज गौरव भाटिया बोलूंगा तो इनको उठ के जाना गौरव भाटिया, ठीक है फिर आलोक जी आप बोल लीजिए, देखते हैं कौन कौन उठ के जाता है या दर्शक उठ के चला जाता है टीवी के आगे से। कैसी आप लोग बातें करते हैं सर, टीवी पे बैठ के धमकियां देते हैं एक दूसरे को सर, प्लीज सर छोड़ दीजिए ना। गौरव भाटिया मैं आपके पास आ, धमकाना बंद कर दीजिए। ओके डॉक्टर पात्रा और आलोक जी, अब आपकी आवाज बंद है। बिल्कुल रोहित जी, अब मैं अपनी बात रखूंगा। मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, रोहित जी क्या मैं शुरू कीजिए सर, शुरू कीजिए। रोहित जी, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मजबूरी ये होती है कि आप मुख्यमंत्री का चेहरा भी ना दे पाए, जो कि भाजपा नहीं दे पा रही है। मजबूरी ये होती है कि साक्षी महाराज, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको रेप्रिमांड करे, सेंश्योर करे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द ना कहें। मजबूरी ये होती है कि संगीत सोम ने जो आज किया, उनकी गाड़ी से इस तरह का मटेरियल मिला, लेकिन उस पर चर्चा नहीं हो रही। संबित पात्रा जी उस पर कोई संज्ञान भी नहीं ले रहे कि यह हुआ। मजबूरी यह भी होती है कि आप विकास के वादे करें और उसके बाद लव जिहाद, शुद्धिकरण और घर वापसी को आप विकास के पैकेज में उत्तर प्रदेश में छोड़ दें। यह मजबूरियां होती हैं। और ताकत क्या होती है? ताकत ये होती है कि अगर आप मैनिफेस्टो जारी करें तो आप आगरा से लखनऊ तक का 310 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दें। सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि आप मेट्रो लेके आए लखनऊ में, ये बड़ी समाजवादी पेंशन योजना लाएं, ये विकास होता है। मैं भाजपा को चुनौती देता हूं, कहता हूं आप उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो विकास के मुद्दे पे लड़ने का प्रयास तो करिए। आपके पास है क्या बताने के लिए? केवल आपने सांप्रदायिकता फैलाई है। और मैं 50 ऐसे मुद्दे जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री के माध्यम से लेकर आई है, गाड़ी में मुजफ्फरनगर दंगों बीच में मत बोलिए, वरना मैं जब आप बोलेंगे जरूर बीच में रोकूंगा। आप सब बीच में बोल रहे थे, वो कुछ नहीं है। मैं चुप था जब आप बोल रहे थे, लेकिन गौरव भाटिया नहीं बोल रहे थे। मैं कैमरा जब मैं गौरव भाटिया नहीं बोल रहा, बीच में बोलने लगते हैं। देखिए सर, गौरव जी, मैं एक बार नहीं बोला, संबित भाटिया बौखलाहट खराब हो रही है। 36 गांव को बिजली पहुंचाया है। देखिए सुनिए, एक चीज बताता हूं, आपकी बौखलाहट, सुनिए ना, एक चीज बता रहा हूं, प्लीज मेरे बीच में बोल रहे थे। प्लीज संबित पात्रा एक सेकंड रुक जाइए। गौरव भाटिया, मेरे बीच में गौरव भाटिया आप लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं ना उत्तर प्रदेश में, मानते हैं ना इस बात को तो कि मिलकर चुनाव लड़ने की पूरी संभावना इस वक्त हो चुकी है? आलोक जी ने तो रोहित जी कह दिया, आलोक जी ने साफ कर दिया ना सर, जब आलोक जी ने साफ कर दिया कि अखिलेश जी इतने बड़े राज्य में 5 साल में पूरा कायापलट कैसे कर देंगे, कहा ना उन्होंने सर। तो गठबंधन हो रहा है, ये बात उन्होंने कबूल कर ली है। अब सर समझिए इस बात को कि अगर वो दूसरे प्रतिभागी का समय जाया करेंगे तो वो आपके खाते में से भी कटेगा सर। अब तो आप लोग भाई भाई है ना सर, एक साथ हैं, तो इस बात का लिहाज आप दोनों को भी रखना चाहिए। मैं जवाब दे दूं? अब आप तीनों चिल्लाते रहेंगे, दर्शक का समय जाया होता रहेगा। बिल्कुल, इससे अच्छा विज्ञापन चला दें सर थोड़ा सा। रोहित जी मैंने बीच में एक बार भी नहीं बोला, आपने भी देखा। मैंने नोट किया सर, लेकिन आपके सहयोगी तो बोल रहे हैं सर। भी नहीं बोला, बिल्कुल। अब सुनिए, बोलिए। मैं आपको यह बता दूं, आपने कहा कि क्या ये होगा, जब सही समय आएगा तो हमारी लीडरशिप है, मुलायम सिंह यादव जी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, ये इस बात की घोषणा करेंगे। ठीक है। और ये देखिए, अखिलेश यादव जी की ही शख्सियत है कि कोई अगर उनकी आलोचना भी करता था
तो उसको आज उन्होंने गठबंधन के लिए, बातचीत के लिए तैयार किया है। ये उनका नेतृत्व क्षमता है। और राजनीति में जो आपके विरोधी भी हों, उनको समझा के अपनी तरफ जीत के लाना एक अच्छे कुशल नेता का ही जो है गुण होता है। ये गुण हर किसी में नहीं होता कि अकेले ही पूरे भारत को चला लूंगा। ठीक है, संबित पात्रा, क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ बीजेपी में इतनी ताकत है कि वो विकास के एजेंडे पे अकेले चुनाव लड़ सके, जो चैलेंज अभी दिया गौरव भाटिया ने आपको? या फिर राम मंदिर आएगा दोबारा से, या फिर हिंदू मुस्लिम होगा दोबारा से, या फिर मुजफ्फरनगर याद कराएंगे दोबारा से, या फिर कहेंगे कि गौ माता की रक्षा करना चाहते थे बड़े कानून नहीं दे पाए आप लोगों को? देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो उदाहरण मैं दे रहा था कि 1435 गांव को अगर हम 2 वर्षों में इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं और मात्र 3 गांव 2012 से 2014 के बीच इलेक्ट्रीफाई हुआ, तो ये काम बोलता है। और देखिए, ये अगर डरे नहीं हुए होते तो ये अकेले अकेले चुनाव लड़ते। अखिलेश जी को ये जो थेरेपी हुआ है, ये जो पूरा पिता पुत्र थेरेपी, जिसमें उनको डिटर्जेंट पकड़ के साफ कराया गया है ताकि इन पे किसी प्रकार का एंटी इनकम्बेंसी नहीं चिपके, ये करने की आवश्यकता क्या पड़ती है? थेरेपी, ये थेरेपी एंड डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी जवाब देना गया है ताकि किसी प्रकार अखिलेश जी को बचाया जाए। और फिर कैरियर में राहुल गांधी जी क्यों बैठे हैं? अगर इतने सक्षमता इनमें डेवलपमेंट के बल पे होता तो आज ये सब करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और आज जनता मोदी जी के साथ क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट ही बोल रहा है। एक क्विक रिप्लाई है रोहित जी। बोलिए गौरव, छोटा रखिएगा प्लीज, त्रिपाठी जी के पास जाना मुझे। रोहित जी, हाँ बिल्कुल, एक प्री पोल अलायंस करके जनता के बीच में जाना और उनका विश्वास जीत के सरकार बनाना बेहतर है, या जो भाजपा ने किया, पीडीपी के साथ समझौता किया जबकि पीडीपी का विरोध करते रहे जम्मू एंड कश्मीर में, क्या बेहतर है आप बताइए? मैं समझता हूं अगर दोगलापन किसी ने दिखाया है भारतीय राजनीति में तो भाजपा से ज्यादा किसी ने नहीं दिखाया। सत्ता की भूख के लिए वो अपने जितने प्रिंसिपल है उसको सवाल हो गया सर, बिल्कुल सही तैयार आपका सवाल हो गया। संबित जवाब दीजिए, फिर मैं त्रिपाठी जी के पास जा रहा हूं। बोलिए संबित। देखिए, जम्मू कश्मीर में 25 और 28 सीट मिलती है 2 पार्टी को, एक पार्टी को 11 सीट मिलती है, उससे किसी की सरकार नहीं बन पाएगी। तो क्या जम्मू कश्मीर में पोल अलायंस क्यों नहीं किया? संबित भाई, प्रश्न ये है, आप एक समझदार प्रवक्ता है, हमें पोल में कैसे आ गए आप? अरे अगर सरकार नहीं बन पा रही है तो सर, फिर आप बीच में, मैं तो सरकार नहीं बन पाने पर मेरा दूसरा सवाल लगा देना चाहिए। महाराज तीसरा सवाल कि प्रेसिडेंट रूल लगा देना था। पात्रा जी गौरव भाटिया, रुक जाइए। संबित पात्रा, सरकार नहीं बन पाने पर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल गए थे, आपने जीना हराम कर दिया था 49 दिन तक, भाग जाना पड़ा उनको मैदान छोड़ के दोनों को। सर आज आप बता रहे हैं कि देश की जरूरत थी इसलिए हमने पोस्टपोन कर लिया। हमारा जीना हराम नहीं कर रहे हैं, वो एक रह जाते, वो तो आपस में लड़के अलग हो गए। भाजपा करे तो देश की जरूरत है, दूसरा करे तो वो किसी की जरूरत नहीं। ठीक है त्रिपाठी जी, आपसे जल्दी से कमेंट चाहता हूं सर, प्लीज इस चुनाव का एक्स फैक्टर सर क्या होगा? सर ओके प्लीज, आप सुन लीजिए, आप लोगों के काम की बात आएगी, थोड़ा तैयारी कर लीजिए चुनाव की भी। त्रिपाठी जी, चुनाव का एक्स फैक्टर क्या होगा? नरेंद्र मोदी होंगे, अखिलेश यादव होंगे, नोटबंदी होगी, या फिर कुछ और? देखिए, मुझे लगता है कि नोटबंदी एक बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, खास करके किसानों और मजदूरों के लिए, क्योंकि परेशान है सब लोग। और उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि एक ऐसा नेता उत्तर प्रदेश की जनता ढूंढ रही है जो आगे ले जा सके, और अभी तक बीजेपी कोई नेता पेश नहीं कर पाई है। लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी तो मुख्यमंत्री होंगे नहीं, तो बीजेपी की अभी तक की सबसे बड़ी नाकामी अभी यही है कि एक कोई नेता ये दे नहीं पा रहे हैं। और नोटबंदी जरूर एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि रूरल एरियाज में लोग बहुत परेशान है, मजदूर है, किसान है और छोटे व्यापारी हैं। विशाल पांडे, लास्ट कमेंट आपसे जल्दी से चाहता हूं। एक, गठबंधन का ऐलान कब होगा? शर्तों पे बात फंसी है, सुलझ रही है, किस स्थिति में चीजें जा रही हैं? और 2, क्या आपको लगता है बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंट है बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी? बिल्कुल रोहित जी, गठबंधन का ऐलान आज देर रात तक या कल दोपहर तक होने की पूरी संभावना है। और कांग्रेस की तरफ से गुलाम नबी आज़ाद और अशोक गहलोत, जिनको स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, वो लखनऊ आएंगे और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समझौते का ऐलान होगा। दूसरा सवाल बीजेपी को लेकर है, तो बीजेपी के सामने भी मजबूरी है, इसीलिए वो 2 सहयोगी दलों के, माफ कीजिएगा, 2 दलों के साथ गठबंधन करने की कोशिश में है। एक अपना दल है जो कि अनुप्रिया पटेल के साथ है, दूसरा एक भारतीय समाज पार्टी है, पूर्वांचल की पार्टी है। इसलिए भाजपा भी बैसाखी के सहारे है, क्योंकि उसे भी पता है
कि जब तक जातीय और क्षेत्रीय समीकरण नहीं फिट करेंगे तब तक चुनाव जीतना बड़ा मुश्किल होगा। और कॉन्फिडेंस भाजपा को ये जरूर है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन जमीन पर जो उनके नेता है या चेहरा है वो अभी तक विकसित नहीं कर पाई है भाजपा। रोहित जी, चलिए, कॉन्फिडेंस तो दिल्ली में भी बहुत था और कॉन्फिडेंस बिहार में तो उससे भी ज्यादा था। उसका क्या नतीजा हुआ ये देश की जनता ने देखा और दिखाया भी। अब भी समय आएगा, वो बता देगा 11 मार्च को कि कौन कॉन्फिडेंट है, कौन ओवर कॉन्फिडेंट है। समय समाप्त हो गया। फिलहाल आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज ताल ठोक के का हिस्सा बनने के लिए।